अस्सलाम वालेकुम आदाब। 15 अप्रैल 2023 सूडान के कैपिटल खर्तूम में लोग एक आम दिन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक से आसमान पर फायर जेट्स की गरज सुनाई देती है। घरों, मार्केट्स और अस्पतालों पर बम गिरने लगते हैं और चंद ही घंटों में पूरा शहर जंग के मैदान में बदल जाता है। ये कोई दुश्मन मुल्क का हमला नहीं था, बल्कि ये एक ही मुल्क की दो फौजों की जंग थी। एक तरफ जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान की सूडानी आर्मी और दूसरी तरफ मोहम्मद हमदान दगालो की रैपिड सपोर्ट फोर्स, यानी जिसे शॉर्ट में आरएसएफ कहते हैं। आप सोचेंगे कि आखिर दो अपनी ही फौजें आपस में क्यों लड़ने लगी? जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है और वो है गोल्ड, यानी सोना, और इसके ज़रिए पावर हासिल करने की कोशिश। हाँ, ये जंग सोने के ज़रिए पावर की है, और यही वो हकीकत है जिसे पूरी दुनिया ने या तो छुपा दिया या नज़रअंदाज कर दिया। आरएसएफ कोई आम ग्रुप नहीं था। इसे सूडान के फॉर्मर डिक्टेटर उमर अल बशीर ने 20 साल पहले दारफोर की बगावत ख़त्म करने के लिए बनाया था। लेकिन बगावत ख़त्म करने के नाम पर जो रैपिड सपोर्ट फोर्स थी या आरएसएफ थी, ये जुल्म, बर्बरियत और क़त्ल-ए-आम की अलामत बन गई। 2013 में डिक्टेटर बशीर ने आरएसएफ को बाज़ाब्ता प्रॉपरली जो है सेमी मिलिट्री फोर्स का दर्जा दे दिया। इसके जो ऑफिसर्स थे उन्हें आर्मी रैंक्स दिए, उसके हिसाब से उनको ताकत और इख्तियार, पावर जो है उन्हें दे दिया गया। फिर 2019 आता है। आरएसएफ यानी यही रैपिड सपोर्ट फोर्स और फौज जो सूडानी आर्मी है, दोनों ने मिलकर उमर अल बशीर को ही अपनी पोस्ट से या हेड से हटा दिया। लेकिन इसी के बाद असल लड़ाई शुरू होती है, और वो है ताकत की भूख। कौन पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा, यही खींचातानी आगे चलकर एक तबाहकुन सिविल वॉर में तब्दील हो जाती है। यूएन इसे दुनिया की रिसेंट हिस्ट्री का सबसे भयानक इंसानी अलमिया या ह्यूमैनिटेरियन नाइटमेयर कह चुका है, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 26 मिलियन लोग शदीद भुखमरी का शिकार होने वाले हैं या हो चुके हैं, और 35 लाख से ज़्यादा बच्चे फैलने वाली वबाई बीमारियों की वजह से मौत के दहाने पर खड़े हैं, और साथ ही 2 करोड़ बच्चे फॉर्मल एजुकेशन से महरूम हो गए। यानी एक पूरी नस्ल जंग और भूख की नज़र हो रही है। आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें लाशें, आग, भागते हुए लोग, चीखे, लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं। सूडान में कुदरत ने 2 ख़जाने रखे, एक ब्लैक गोल्ड या जिसे तेल कहते हैं, और इसी ने इससे पहले सूडान को 2 हिस्सों में बांट दिया था, नॉर्थ और साउथ सूडान, और दूसरा येलो गोल्ड यानी सोना, जिसने पूरे नॉर्थ सूडान में आग लगा दी। क्या आपको पता है कि सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है? 2023 में सूडान से 40 टन सोना एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन इसमें से 10% भी सरकारी ख़जाने तक नहीं पहुंचा। बाकी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और इनके इंटरनेशनल पार्टनर्स खा गए। आरएसएफ की फाइनेंसिंग मुकम्मल तौर पर दारफोर और कुर्दफान के सोने की कानों से होती है, और अब भी सूडान के कैपिटल खर्तूम के बेशतर हिस्से पर आरएसएफ का कंट्रोल मौजूद है, और यही वजह है कि ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। दुनिया खामोश क्यों है? क्यों सूडान के लिए वैसी आवाज़ें नहीं उठती जैसी यूक्रेन के लिए उठती थी? क्योंकि यहाँ बहुत से ताकतवर मुल्कों को फ़ायदा उनका छुपा हुआ है। सूडान के जिन इलाक़ों में जंग जारी है, ख़ासतौर से दारफोर और नॉर्थ के इलाके, इन मकामों पर यूएई ने एग्रीकल्चर, गोल्ड माइनिंग और पोर्ट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। यूएनओ और दूसरी इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से सूडान का 97% लीगल गोल्ड एक्सपोर्ट इन इलाकों से आता है जो आर्मी या पैरामिलिट्री ग्रुप से कंट्रोल में है, और ये सब यूएई जाता है, और इसके बदल में यूएई सूडान की आरएसएफ को हथियार, ड्रोन और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यूएई का मकसद गोल्ड ट्रेडिंग है, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना है, और उसके ज़रिए वो एक रीजनल पावर बनना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है। सऊदी का रास्ता पहले स्टेबल हुकूमत, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और उसके ज़रिए ढेर सारा मुनाफा है। इसीलिए सऊदी अरब ने जिद्दा टॉक्स होस्ट की, जिसमें रियाद ने सीज़ फायर कराने और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएई जंग को बढ़ावा देने में लगा है, जिसमें वो सोने के बदले पैसा और हथियार दे रहा है, जबकि सऊदी का रास्ता गवर्नमेंट को स्टेबल करके वहाँ कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देश कहीं ना जो है उससे फ़ायदा उठाना है।
جس میں اور یہ جو فی الحال سوڈان جل رہا ہے، اس سے پھر کئی سارے دیش جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں رشیا اور چائنا کا بھی نام شامل ہے۔ انہیں بھی جنگ سے کوئی مسئلہ نہیں، بس گولڈ مائنز چلتی رہنی چاہیے۔ ویسے کسی ملک کے کانفلکٹ میں امریکہ کا انوالومنٹ نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ سوڈان میں امریکن کا جو انوالومنٹ ہے وہ اسرائیل کا اینگل بھی لے کر آتا ہے۔ خبریں بتاتی ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کے دباؤ میں جنرل البرہان نے اسرائیل سے نارملائزیشن کی پہل کر دی تھی، جس میں ٹیررسٹ ملک کی لسٹ سے اسرائیل کا نام بھی نکالنا شامل تھا۔ اس کے لیے امریکہ نے ابراہم اکارڈ کا استعمال کیا تھا، لیکن پھر یہ پاور اسٹرگل کی جنگ شروع ہوئی اور فلسطین میں غزہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا، اس سے سوڈان کی عوام غزہ فرسٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس لیے مجبوراً سوڈان کی تباہی کے ملبے کے نیچے ابراہم اکارڈ بھی فی الحال دفن ہو گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے سوڈان میں جب بھی فوج نے اقتدار کے لیے بغاوت کی، اس کا نتیجہ ایک نئی تباہی کی شکل میں نکلا ہے۔ پہلے بلیک گولڈ یعنی آئل نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور اب یلو گولڈ یعنی سونا پورے نارتھ سوڈان کو کھا رہا ہے۔ اتنی قیمتی چیزیں کسی ملک کو امیر بنانے، خوشحال بنانے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے، لیکن سوڈان کو مسلسل خون، بھوک اور بربادی یہ چیزیں دے رہی۔ سوڈان کی عوام آج صرف جنگ نہیں لڑ رہی، وہ بھوک، بیماری، بے گھر ہونے اور دنیا کی بے حسی سے بھی لڑ رہی ہے۔ دنیا خاموش ہے، طاقتور ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک پوری کی پوری نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ اگر یہ جنگ جلد نہ رکی تو آئندہ نسلیں ہو سکتا ہے کہ سوڈان کا سونا تو دیکھ پائیں، لیکن شاید وہ سوڈان کو نہ دیکھ سکیں گے۔ تو یہ تھی سوڈان کے حالات پر ایک شارٹ رپورٹ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔